मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है। अब जल्द ही जिला योजना की बैठक होगी और जिला योजना के तहत काम शुरू किए जाएंगे। नई सरकार के गठन के बाद से ही जिला योजना की बैठकें नहीं हो पा रही थी और ना ही जिला योजना का बजट खर्च हो पा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह जिलों के प्रभारी मंत्रियों का नियुक्त नहीं होना था, जिसको देखते हुए सीएम धामी ने जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनमें सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है, गणेश जोशी को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली की जिम्मेदारी दी गई है, सुबोध उनियाल को देहरादून की जिम्मेदारी मिली है और इसके साथ ही चंदन रामदास को पिथौरागढ़ और पौड़ी की जिम्मेदारी मिली है। सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। रेखा आर्य को नैनीताल और चंपावत की जिम्मेदारी मिली है। तो प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं, इनकी जिम्मेदारी होगी, अलग अलग जिलों के दौरे पर जाएंगे और देखेंगे वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है। तमाम बैठकें जो होनी थी नई सरकार के गठन के बाद वो बैठकें नहीं हो पा रही थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं किए गए थे। अब पूरी तस्वीर साफ होगी, बैठकें होंगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। किसको किस जिले की जिम्मेदारी मिली है, ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कौन कहां किस जिले में अब दौरा करता हुआ आपको नजर आने वाला है आने वाले वक्त में। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, लंबे वक्त से मंथन भी हो रहा था किसको किस जिले की जिम्मेदारी दी जानी है, आज पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है, किस जिले में कौन मंत्री जाएगा, अब आज ये खबर सामने है। विनोद। दीपा, जिस तरह से अभी धामी सरकार के करीब 100 दिन पूरे होने वाले हैं, उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जनपदों के प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं और उसके खासकर अगर बात करें तो सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है, प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी, गणेश जोशी को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी गई है, धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली की जिम्मेदारी मिली है, सुबोध उनियाल को राजधानी देहरादून की जिम्मेदारी से नवाजा गया है, रेखा आर्य नैनीताल और चंपावत की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और चंदन रामदास पिथौरागढ़ और पौड़ी की जिम्मेदारी इनको दी गई है और साथ ही साथ जो युवा कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले अगर बात करें तो जितनी भी जनपद में जिला योजनाएं की बैठक होनी थी वो बिल्कुल प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब जल्द ही जिला योजना की जो बैठक होंगी वो जल्द हो सकेगी और जितनी भी जिला विकास की योजनाएं हैं उन पर तमाम जो प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं वो उनकी देखरेख में तमाम योजनाओं को मतलब कार्य किया जाएगा। तो धामी सरकार की ओर से जो जितने भी मंत्री हैं उनको अलग अलग जनपदों का प्रभारी मंत्री बना दिया गया है। सभी जिलों का प्रभार दे दिया गया है विनोद, या बचे हुए हैं अभी कुछ? बिल्कुल, देखिए सभी मंत्रियों को अलग अलग जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है और जो बड़े मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के, खासकर हरिद्वार हो या देहरादून हो, उधम सिंह नगर में ये सीनियर जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको बड़े जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो पहाड़ी जनपद हैं जैसे अल्मोड़ा है, चमोली है और एक एक मंत्री को 2-2 जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है, लिहाजा पूरे 13 जनपदों की जिम्मेदारी 13 जिलों के प्रभार सौंपे जा चुके हैं। शुक्रिया विनोद पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस की कर लेते हैं। उत्तराखंड से कांग्रेस के सभी 19 विधायकों को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है, जिसके चलते सभी विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि राहुल गांधी से ईडी की पेशी या अग्निपथ योजना और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग जैसे देश विरोधी मुद्दों पर केंद्र को घेरने की रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस नेताओं को, विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। जो नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं उनमें उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली अभी तक पहुंच चुके हैं। ये जानकारी है, कुछ पहुंचने वाले हैं। अब किस तरीके से आगे बढ़ना है उत्तराखंड कांग्रेस को, इसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा, इसीलिए सभी को दिल्ली तलब किया गया। जो हमारा कांग्रेस का हेडक्वार्टर है उसको सील कर दिया जाता है, वहाँ अंदर पुलिस घुसती है, वहाँ की लाइट काट दी जाती है, राहुल जी से 10-10 घंटे ईडी क्वेश्चनिंग करती है। ये जो संस्थाएं हैं इनका जिस प्रकार से सरकार दुरुपयोग कर रही है इसके विरोध में तो कांग्रेस पहले से ही लामबंद थी, लेकिन अब ये जो अग्निपथ, अग्निवीर अथवा जो बच्चे जिन्होंने मेडिकल फिजिकल पास कर लिया आर्मी का, अब उन्हें बताया जा रहा है कि साहब आपकी भर्ती नहीं होगी। और जिस प्रकार से बच्चों पे यहाँ पे लाठीचार्ज से लेके पूरे देश में
जो एक वातावरण एक बना हुआ है, फिर उनके नेता कहते हैं कि साहब हमारे कार्यालय के बाहर ये कार्यरत हो जाएंगे रिटायर होने के बाद। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, असल वजह क्या बताई जा रही है विधायकों को दिल्ली बुलाने को लेकर? जी बिल्कुल दीपा, देखिए अभी तक जो वजह सामने आई है उसमें दो मुख्य चीजें हैं। जिस तरीके से ईडी के द्वारा पूछताछ चल रही है और अब राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी को भी बुलाया गया है, और दूसरी बात करें तो अग्निपथ योजना की जिस तरीके से जब घोषणा हुई तो उसके बाद लगातार युवाओं का विरोध है और कांग्रेस विपक्ष के तौर पर समर्थन कर रही है। तो इन दो बड़ी बातों को लेकर कांग्रेस अपने राज्य स्तर पर किस तरीके से इन मुद्दों को बुलाने में कामयाब हो पाए और किस तरीके से आगे के आंदोलनों की रणनीति तय की जाए, यही वजह है जो अभी तक सामने आ रही है कि हाईकमान ने तमाम प्रदेशों के तमाम नेताओं को यहाँ पर दिल्ली बुलाया है। उत्तराखंड से अगर बात करें तो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, करण मारा, यशपाल आर्य, ये बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और तमाम विधायक जो दिल्ली जाने का सिलसिला उनका जारी है, उसमें कई विधायक पहुंच चुके हैं। तो यही दो वजह है कि किस तरीके से आगे की रणनीति कांग्रेस तय करेगी, क्या कार्यक्रम तय करेगी, किस तरीके से आगे का पूरा कार्यक्रम क्या होगा ये तय किया जाएगा। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के। बड़ी खबर है, अग्निपथ योजना को लेकर यशपाल आर्य का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार योजना के तहत सेना में आरएसएस को भर्ती करना चाहती है, ये यशपाल आर्य का बड़ा बयान है। कानून वापस कराने को लेकर सरकार को मजबूर करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है अग्निपथ योजना को लेकर, आप जानते हैं। इसी बीच में बड़ी जानकारी सामने, बड़ी खबर भी है, बड़ा बयान है यशपाल आर्य की तरफ से। उन्होंने कहा है कि इसका विरोध किया जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर के सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। सर, अगर देखें तो उत्तराखंड से भी कई सारी तस्वीर आई है भारत बंद की हो, चाहे अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर के हो। आप लोग उत्तराखंड में क्या स्टैंड ले रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे बातें पहुँचा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश है। हर परिवार का एक युवा देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा है, बलिदान दिया है, त्याग किया है। और ये कहानी आज की नहीं है। हमेशा हमारे उत्तराखंड की महान सपूतों ने अपने को सेना के लिए तैयार किया है और आज भी पूरी तैयारी के साथ नौजवान लगातार परीक्षाएं दे रहा है। शारीरिक परीक्षाएं दी हैं उन्होंने, फिजिकल टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आगे की परीक्षाएं रोक दी गई हैं। और 4 वर्ष का जो अग्निपथ के जरिए 4 साल की जो सेवाएं देने का केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव है, जिस पर काम कर रहे हैं, एक भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? 3.5 साल की सेवा और 6 महीने का प्रशिक्षण, उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा? ये चिंता नौजवानों की है, पूरे देश की चिंता है। और जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, देश के प्रमुख सलाहकार हैं, उन्होंने भी इसमें चिंता जाहिर की है। आखिरकार सेना को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये भटकाव का समय दिख रहा है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार कटिबद्ध है, एक सुनियोजित तरीके से इस सेना में जो भर्तियां होने जा रही हैं, संभवतः उनकी मंशा इसके पीछे कुछ और हो सकती है। किन लोगों को भर्ती करना चाहते हैं? तो एक शंका और आशंकाओं के बीच एक नौजवान अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रशंसवील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। अग्निवीर पर युवाओं के विरोध के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का भी बयान सामने आया है। अजित डोभाल ने कहा है कि दुनिया भर के देश खुद को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे में युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, तो वहीं मॉडर्न तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। अजित डोभाल ने कहा कि अब सेना को यंग और फिट जवानों की जरूरत है, क्योंकि भारतीय सेना की औसत उम्र ज्यादा है। इस पर कई साल से सुधारों की बात हो रही थी, अब देखिए सुधार हो चुका है। The whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. जो हम कल कर रहे थे, वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो इन्वायरमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है। दूसरा,
इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। देयर इज अ नीड टू लुक एट इट इन ए पर्सपेक्टिव। ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है, ये अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।